इस कहानी का नाम है 3 दहलीजें। छोटा सा घर था वो, 2 कमरे का रहा होगा। एक कमरा ड्राइंग रूम था जहां रात को कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना जमीन पे एक गद्दा बिछा के सोते थे। दीवार पे मक्का शरीफ की एक तस्वीर, गोविंद नगर मार्केट के किसी फोटो स्टूडियो में गत्ते के चांद के सामने खड़े मुस्कुराते मियाँ बीवी का पुराना पड़ता पीला फ्रेम में कैद एक लम्हा। रुई का चौड़ा सा गद्दा लकड़ी के एक पुराने सोफे के आमने सामने रखी कुर्सियों के बीच किसी तरह अड़ जाता था और अक्सर फिक्र से भरी रातें रेहाना एक सोफे के गलते हुए पांवों को देखते हुए गुजार देती थी। जिंदगी भी ऐसी ही तो हो गई थी, कोनों से छिल गई थी, रंग उतर गया था। गद्दे पे चढ़ा धारी वाला खद्दर का कपड़ा भी अब धुंधला हो चला था। रेहाना के आंसू रोज रोज उसे भिगोते जो थे। आंसुओं का सबब घर के दूसरे कमरे में था। बाहर वाले कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन कमरुद्दीन और रेहाना की जिंदगी बसती थी यहाँ। उनका 10 साल का बेटा अनवर वहाँ अपने बूढ़े हमेशा बीमार पड़ते दादाजी के साथ सोता था। अनवर को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी कि अब न दवा न दुआ कोई नहीं बचा सकता था। अनवर का आज 11वां जन्मदिन था। डॉक्टर ने तो कहा था कि बच्चा 10वां जन्मदिन भी देख ले तो करिश्मा होगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी बीमारी की खुदगर्जी के आगे अक्सर बहुत भारी पड़ती है। एक और साल देख लिया था अनवर ने, एक और सर्दी जिसमें वो अपनी माँ से लिपट कर रजाई में दुबक कर देर तक लेटा था। एक और फूलों भरा बसंत, एक और गर्मी जिसमें बिन बत्ती की रातों को माँ ने हाथ का पंखा झलते हुए उसको सुलाया था। एक और बारिश देखी थी जिसमें भीगना मना था, लेकिन खिड़की से बैठ के सौंधी मिट्टी को सूंघना मना नहीं था। आज रात उसके जन्मदिन पे मोहल्ले के बहुत से बच्चे अनवर से मिलने उसके घर आए थे। लोअर मिडिल क्लास के रेलवे में जूनियर क्लर्क की नौकरी करने वाले कमरुद्दीन ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक अच्छी बर्थडे पार्टी रखी थी। पड़ोस के त्रिपाठी जी से कैसेट प्लेयर उधार ले लिया था, चमकीली झालर लगाई थी। अनवर ने न जाने कितने दिन बाद बाहर लेटकर हल्का सा मुस्कुरा कर दिखाया था। न जाने बच्चा सच देख रहा था कि ख्वाब, लेकिन एक अनजान औरत भी उसके साथ में बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली गई। दरवाजे पे कोई था। पीछे बच्चों की मौज मस्ती चल रही थी और औरत दरवाजे पे खड़ी थी। उसने उस आदमी से कहा, मैं जिंदगी हूं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? दरवाजे पे खड़ा आदमी बोला, मैं मौत हूं और आज इस लड़के अनवर को ले जाने आया हूं। कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर के सामने जिंदगी और मौत आमने सामने खड़े थे। मौत ने सफेद कमीज और नीली पैंट पहन रखी थी और जिंदगी ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट। छोटे से घर के अंदर 11 साल के अनवर की बर्थडे पार्टी चल रही थी। रेहाना ने आज मालपुए बनाए थे। अनवर को मालपुए बहुत अच्छे लगते थे। ढेर सारे गुब्बारे जिनको फुलाते फुलाते सारी दोपहर कमरुद्दीन और रेहाना की जान निकल गई थी। अंदर हंसी ठहाका चल रहा था और यहाँ बाहर छोटे से अनवर के जीने और
मरने का फैसला। लेकिन कमबख्त मौत ने आज का ही दिन, उसके 10वें जन्मदिन का दिन, उसे ले जाने के लिए चुना था। घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मौत के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। जैसे लोगों की जिंदगियां लेना बस उसी तरह हो कि किसी पोस्ट ऑफिस में बैठ के लिफाफों पे ठप्पे लगाना, या किसी सरकारी दफ्तर की मेज पे बैठ के एक घंटी पे हाथ मारना और कहना नेक्स्ट। इसमें मौत की गलती नहीं थी। उसे ऊपर वाले ने यही जॉब प्रोफाइल सौंपा था। जिंदगी बोली, आज का ही दिन क्यों? आज जन्मदिन है उसका। आज का दिन उसको दिखाने के लिए ही तो मैं पिछले 1 साल से सारे काम छोड़ के उसके साथ बैठी हूं। मौत को गुस्सा आ गया। हाँ, तुम ये हर बार मुझसे कहती हो, जिस मोड़ पे भी मुझसे मिलती हो। तुम्हें ऊपर वाले ने काम दिया है कि तुम लोगों को अच्छी जिंदगी दो, और मुझे काम मिला है कि मैं लोगों को मौत दूं। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अनवर को थोड़ा वक्त और दे दो, जिंदगी ने कहा। तुम्हारी यही बात मुझको पसंद नहीं आती, मौत ने कहा। जब मैं उस 50 साल की औरत को ले जा रहा था जिसको कैंसर हुआ था, तब तुमने कहा था कि इसको अपने पोते का मुंह देख लेने दो। जब उस जवान लड़के को ले जा रहा था एक्सीडेंट के पास से, तो तुमने यही कहा था ना कि अभी इसकी नई शादी हुई है, कुछ दिन और जी लेने दो। किसी को आना है तो किसी को जाना होगा, यही रीत है, यही दस्तूर है। सांसों की फैक्ट्री नहीं लगी है मेरे पास, गिन के बनती हैं सांसें। मौत ने एक कदम आगे रखा। जिंदगी ने कहा, रुको। उधर अनवर की सांसें तेज चलने लगी। जिंदगी ने कहा, रुको रुको, एक सौदा कर लेते हैं। मौत ने कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे के बदले मुझको ऐसी 3 जानें दो जिनकी जिंदगी मैं ले सकता हूं, तो मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा। कौन सोच सकता था कि रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन की दहलीज पे कमीज पैंट पहन के खड़ी मौत और सलवार सूट में जिंदगी ने पहली बार ऐसा दिल दहलाने वाला सौदा कर लिया होगा। अगर जिंदगी 3 जिंदगियां मौत को दे दे तो मौत कमरुद्दीन के बेटे अनवर की जान बख्श देगी। आप सोच रहे होंगे कि अनवर को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी जिंदगी। हजारों बच्चे मर जाते हैं ना हिंदुस्तान में। माँ बाप पैदा कर देते हैं लेकिन उनको पालने की तमीज नहीं सीख पाते, या फिर कोई भयानक बीमारी उनकी गर्दन पकड़ लेती है और दवा बनाने वालों ने दवाएं इतनी महंगी कर दी होती हैं कि गला पकड़कर जान निचोड़ते मौत के फंदे को काटने के लिए जैसे हीरों से जड़ी किसी तलवार की जरूरत पड़ती है। एक और बच्चा मर जाता, क्या हो जाता? इतना जहर तो घोल दिया था सरकारों ने, बेईमान उद्योगपतियों ने, डॉक्टरी को बस एक पेशा बना चुके डॉक्टरी ने। एक और मरा बच्चा सही। 11 साल की उम्र में लाइलाज बीमारी, कोई बड़ा अजूबा नहीं है ये। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हिंदुस्तान के फुटपाथों पे बैठे लोग रोज जूझते हैं। भूख से,
गरीबी से, एक मौत और सही। लेकिन नहीं, जिंदगी ने आज फैसला कर लिया था कि ये बच्चा अनवर, ये जिंदगी का जरा सा टुकड़ा अनवर एक इम्तिहान था उसके लिए। इसे मरने नहीं देना था, क्योंकि जिंदगी अपनी फाइलों, अपने हिसाब किताब, अपने बजट, अपने टारगेट, अपने डेडलाइंस के चक्कर में, बीमारी में, गम में, बम के धमाकों की गूंज में, गरीबी में लिपटी इस दुनिया को अक्सर ये याद दिलाना भूल जाती है कि वो है, कि जिंदगी है और आसपास ही है और सब कुछ इतना बुरा नहीं है। 11 साल के अनवर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिंदगी ने जवाब नहीं दिया था। जिंदगी और मौत दोनों एक ऑटो रिक्शा में बैठे और कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर से याद शहर की सड़कों पर निकल पड़े। दोनों की कुछ देर पहले ही हुई तनातनी अब जरा शांत हो गई थी। जैसे ऊपर वाले ने किसी बड़े से दफ्तर में काम कर रहे दो लोगों को अलग अलग जॉब प्रोफाइल सौंपे हों, ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। यार, तुम्हारा प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, मेरी सोचो। जान लेना आसान काम नहीं होता है, कितने लोगों को गम देना पड़ता है। किसी कागज पे एक साइन कर देता हूं, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। रातों को अक्सर सो नहीं पाता हूं यार। जिंदगी ऑटो के बाहर रफ्तार से भागते शहर को खामोशी से देख रही थी। बोली, नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में खेल खत्म, काम खत्म। मेरी सोचो, लोगों को जिंदगी देके कैसे जानबूझ के दुनिया के अंधे कुएं में ढकेल देती हूं। लो, 36/53 सब्जी मंडी, लो ये घर आ गया। अनवर की जान के बदले पहली जिंदगी मैं तुम्हें यहीं से दूंगी। ऑटो रिक्शा वाला उन्हें छोड़ के चला गया। सब्जी मंडी मोहल्ले में अब कोई सब्जी मंडी नहीं बची थी। बरसों पहले एक होती थी, उसी के नाम पे मोहल्ले का नाम पड़ गया था। यह घर एक सुनसान छोर पे था। मौत ने कहा, 36/53, ये सस्ते नीले पेंट में पुता दरवाजा, बुरी नजर से बचने के लिए लटकाई गई मिट्टी की हांडी। मैं यहां आ चुका हूं 8 महीने पहले। जिंदगी ने दरवाजे पे घंटी बजाई। दरवाजा खुला। नौकर ने दरवाजा खोला। नमस्कार, हम जनगणना ऑफिस से आए, सेंसस के लिए। नौकर पलटा और दोनों अजनबियों को अंदर आने दिया। मौत ने कदम रोक लिए। बोला, मैं यहां नहीं आ सकता। जिंदगी ने झल्ला के कहा, क्यों? शर्त के मुताबिक ये फैसला मुझको करना है ना, कि बच्चे को बचाने के लिए कौन सी 3 जिंदगियां दूंगी तुम्हें। मौत ने कहा, हाँ, लेकिन मैं अभी चेक कर रहा था, हमारा कुछ रूल होता है। एक ही घर से 1 साल के अंदर 2 जाने लेने के पहले मुझको अपने सुपीरियर से अप्रूवल लेना होगा। अगर तुमको अपनी करनी तो मैं चला। मुझे वही बच्चा चाहिए। उधर कमरुद्दीन के घर में अनवर छटपटाने लगा। जिंदगी गिड़गिड़ाने लगी। बोली, एक बार अंदर चलो, जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी।
दोनों अंदर सोफे पे बैठ गए। जिस लड़के ने दरवाज़ा खोला था वो अब 2 स्टील के ग्लासों में पानी ले आया और साथ में 2 स्टील की कटोरियों में नमकीन और पेठे। पीछे से एक आदमी निकला, उस मकान का मालिक। कमीज और लुंगी पहने था। जिंदगी ने सवालों के जवाब एक कागज पर लिखने शुरू कर दिया। क्या करते हैं? डेयरी फ्रूट्स का बिजनेस है। घर में कितने लोग हैं? अकेले रहते हैं? साथ कोई नहीं रहता? साथ में ये नौकर रहता है बस। अब जिंदगी ने मौत की ओर देखा और मौत ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो सकता है मुझे कोई कंफ्यूजन हो गया हो। जिंदगी ने फिर पूछा, आप यकीन से कह सकते हैं कि पिछले 1 साल में यहां कोई नहीं रहता था? वो आदमी बौखला गया। क्या बकवास है ये? अपना सेंसस करो और जाओ ना। जिंदगी ने उस आदमी की आंखों में आंखें डाल के कहा, 8 महीने पहले जब तुमने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार किया था तो उस 16 साल की लड़की ने दुनिया से बचने के लिए जहर खा के वहां उस सोफे के सामने जान दे दी थी। फिर जिंदगी मौत की ओर पलट के बोली, तुम सही थे, लेकिन तुम्हारा कायदा यहां अप्लाई नहीं करता। वो लड़की किसी और घर की थी, वो घर उजड़ गया। तुम इस आदमी को ले जा सकते हो। मौत और जिंदगी सब्जी मंडी से निकले। उनके पीछे 36/53 नंबर के मकान में एक आदमी, जिसने 8 महीने पहले अपने यहाँ काम करने वाली 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था, वो आदमी अचानक आए दिल के दौरे के बाद जमीन पर छटपटाता हुआ मर गया था। जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी ने मौत से ये सौदा नहीं किया होता तो शायद वो आदमी अभी 30, 40, 50 साल और जीता और उसकी जिंदगी की उस घिनौनी दोपहर को एक गरीब लड़की का तार तार दुशाला छुपाता रहता। लेकिन सौदा ही कुछ ऐसा था। मौत ने बच्चे के घर के सामने खड़े होके जिंदगी से 3 जानें मांगी थी और उस बच्चे की जान बख्शने के लिए पहली जान दे दी थी। उधर रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर में अनवर की जन्मदिन की पार्टी अब खत्म हो चली थी। बच्चे अपने घर जा रहे थे। जिंदगी और मौत की सौदेबाजी में कौन जानता था कि अनवर आज जिएगा या मरेगा। मौत और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा वाले को नेहरू वाटिका की ओर चलने को कहा। कुछ देर ऑटो रिक्शा में खामोशी रही। शायद आज मौत भी जिंदगी बनना चाहती थी। जिस आदमी को वो अभी अभी मार के आया था, उसमें और मौत में बस इतना फर्क था कि मौत को तकलीफ देने में तकलीफ होती थी। ऑटो रिक्शा एक मकान के सामने रुका। जिंदगी ने आगे बढ़ के दरवाजा खटखटाया। 40 साल का एक आदमी बाहर निकला। जी, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं, सेंसस के लिए। जिंदगी ने कहा, इतनी रात को? वो आदमी बोला। मौत ने बीच में कहा, अरे वो घर ज्यादा पकड़ा दिए सर, लोग कम है इसलिए, बस 5 मिनट लगेंगे अपना काम तमाम करने में।
तीनों लोग अंदर पहुंचे। जिंदगी ने सवाल शुरू किए। आदमी पढ़ा लिखा था। मैं कैमरामैन हूं जी, फ्रीलांस काम करता हूं न्यूज चैनलों के लिए। पानी लेने अंदर गया तो मौत ने जिंदगी से पूछा, आर यू श्योर? ये तो भला आदमी लगता है यार, इसकी जान क्यों ले रही हो? वो आदमी वापस आया, बोला, सर गरीबों की सुसाइड में ना बहुत काम किया है हमने, प्रशासन हिला के रख दिया। जिंदगी ने सामने अलमारी पे रखी ट्रॉफी को देखा, बोली, हाँ आपकी वो स्टोरी तो बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें एक किसान ने डीएम के दफ्तर के आगे आत्महत्या कर ली थी आग लगा के। बड़ी ट्रेजेडी थी मैम, वो बड़ी ट्रेजेडी थी। उस आदमी ने कहा। जिंदगी ने कहा, क्या बढ़िया उकसाया था आपने उसको, एक तीली लगा लो, लपट बुझ जाएगी, डीएम साहब झुक जाएंगे, प्रशासन हिल जाएगा, जरा सी तीली लगा लो और फिर लपटें बुझ जाएंगी, तुम कैमरा पे आ जाओगे। और लपटें उसको धीरे धीरे निगलने लगी। वो चीखता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। वो घास पे तड़पता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। कमाल की टीआरपी मिली थी उस रात उस चैनल को, जिसको आपने अपना आधा घंटे का मौत का वीडियो बेचा था। चलिए हम कुछ वापस करने आए हैं आपको। मौत। दो खून अपने सर पे लिए दो लोग ऑटो रिक्शाओं में शहर की सड़कों पे फिर से घूम रहे थे, लेकिन ये तो खुद मौत और जिंदगी थे। जीना मरना, इससे तो इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस आदमी की जान जा चुकी थी जिसने एक गरीब किसान को आत्महत्या करने पर उकसाया था और उसे टीवी पर तमाशा बनाया था, जो उसके झुलस के बेजान हो जाने तक उसको बचाने के बजाय कैमरा रोल करता रहा था। शर्त के मुताबिक 3 में से 2 जानें जिंदगी ने मौत को दे दी थी। अब 1 जान बाकी थी। 11 साल के बच्चे अनवर को बचाने के लिए अब सिर्फ 1 जिंदगी और देनी थी। फिर वो बच्चा जो लाइलाज बीमारी से मरने की राह देख रहा था, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती। ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे जिंदगी खुश थी। एक नन्ही सी जान बचाने के वो 1 कदम और नजदीक पहुंच गई थी। वो ऑटो रिक्शा वाले को तीसरे पड़ाव की ओर चलने के लिए बताना ही चाह रही थी कि मौत ने कहा, एक ईमेल आया यार। मैंने अपने सुपीरियर से पूछा था, वो कह रहा है कि मुझको अगर एक घर में 1 जान लेने के लिए भेजा गया है तो उस घर से किसी की जान तो मुझे लेनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो तुम? जिंदगी ने कहा, वी हैड अ डील। मौत ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन इतने दिनों से तुम ये काम कर रही हो, जानती हो हमारे कायदे कानून, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फिर मैं इतना समझौता करने को तैयार हो गया था। यू शुड बी ग्रेटफुल, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौत ने ऑटो वाले के कंधे पर थपथपाया और उसे वापस वहीं चलने को कहा जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, कमरुद्दीन के घर, जहां वो रेलवे क्लर्क और उसकी बीवी रेहाना अब बाहर वाले कमरे में थक कर सोने की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे पे घंटी बजी।
इस वक्त कौन हो सकता है? रेहाना ने कहा। घबरा के दरवाजा खोला। वो बोली, मेरा नाम जिंदगी है। वो बोला, मेरा नाम मौत। बड़े अफसोस से आपको बताना पड़ रहा है कि आपके बेटे अनवर की उम्र अब पूरी हो गई है। मैंने उसको आज शाम ही ले जाना था, लेकिन ये जिंदगी ये पिछले 1 साल से अनवर की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये बोली कि मैं उसको ना ले जाऊं। कोशिश की, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं। अचानक अंदर के कमरे में कुछ आवाज आई। अनवर के रोने की आवाज, स्टील का ग्लास जमीन पे गिरने की आवाज, लड़खड़ाते कदमों की आवाज। फिर पर्दा खुला और अनवर खुद ब खुद आंखें मीचता, मुस्कुराता, बरसों में पहली बार अपने पैरों पे खड़ा था। रेहाना ने दौड़ के मेरा बच्चा कह के उसे गले से लगा लिया। अंदर गई। अनवर के बूढ़े दादाजी खामोश, आंखें बंद किए लेटे थे। जिंदगी और मौत की मनगढ़ंत कहानी सुनाते सुनाते अपने पोते के सामने आज खुद मौत का हाथ थाम कर कहीं दूर चले गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। शुक्रिया।